हम सब लोगों ने? अभी भी नहीं है हमारे पास। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए आपको। मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 41। ये फोटो भेजनी है हमारे ताकि ग्रुप पे भेजें, मेरे को के पास आने के बाद मॉड्यूल पेज नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 26। जल्दी जल्दी फटाफट ट्राई करते रहिए क्वेश्चन। बिना आवाज किए सम सॉल्व करना है। अभी तो फोन पे ग्रुप अपने पास, सबके पास फोन है। चलिए क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया है क्या दिया है क्वेश्चन में। लैम्डा जो है वो मैक्सिमम एनर्जी एट द वेवलेंथ लैम्डा and its emissive power is E. Now due to the change in temperature of that body it radiates maximum energy of 2 lambda by 3. आपको बताना है at that temperature emissive power is. At that temperature emissive power is. What is the formula of emissive power? Emissive power
is equal to sigma into t to the power 4 और हमें पता है कि टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में भी एक रिलेशन वो हमें मेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से मिलता है that is lambda is inversely proportional to the temperature बराबर तो E1 upon E2 is equal to sigma तुम्हारा कांस्टेंट है T1 का पावर 4 अपॉन T2 का पावर 4 T1 अपॉन T2 को हम क्या लिखेंगे बताओ तो सिग्मा सिग्मा तो कैंसिल आउट हुआ दैट इज लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 तो इनवर्स रिलेशन है ना यार तो E1 को E लिखा E2 को हमें निकालना है लैम्डा 2 कितना दिया हुआ है देखो उन्होंने 2 लैम्डा बाय 3 दिया है so lambda 2 is 2 lambda by 3 lambda 1 is lambda divided by 4 तो यह आएगा 2 to the power 4 upon 3 to the power 4 तो E upon E2 is equal to 2 to the power 4 मतलब कितना हुआ यहाँ पे 16 upon 81 तो 82 जो है 81 by 6 कोई कंफ्यूजन चलिए अभी अगला क्वेश्चन करो इसके बाद में Question number 26. Now QA. QA को किसको असला है? लिख रहा है चलिए बढ़े आगे अभी अगला क्वेश्चन देखा आपने पेज नंबर 192 क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है देखो 26 पे यहाँ पर 26 स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ये लैम्डा और लैम्डा के बीच में जो है ग्राफ दिया हुआ है और एरिया अंडर दी कर्व जो है एरिया भी दिया हुआ है एक के नीचे जो है 9a है दूसरे के नीचे a है तो हमें लैम्डा का रिलेशन निकालना है क्या निकालना है लैम्डा का रिलेशन बताओ अभी आपको ये एरिया क्या दिखाता है बताओ एरिया बिटवीन E lambda and lambda is equal to total एक मान आदमी ने लिखवाया था ये याद करो और टोटल एमिसिव पावर को हम लोग लिखते हैं सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4 और सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4 का टी को जो है हम क्या लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा तो b अपॉन लैम्डा का पावर 4 तो एरिया ए सिग्मा कांस्टेंट b कांस्टेंट तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर 4 a1 अपॉन a2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 का पावर 4 तो a1 कितना दिया हुआ है a a2 कितना दिया हुआ 9a पहले वाले का वेवलेंथ कितना दिया है अच्छा वही रेशियो निकालना है हमें तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इधर की तरफ कर दो पावर 1/4 तो कितना आएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 9 का पावर 1/4 इसको हम लिख सकते हैं √3:1 ठीक है अरे समझे कि नहीं समझे बहुत ये एग्जांपल नंबर 23 एंड 24 एग्जांपल नंबर 23 एंड 24 एग्जांपल 23 एंड 24 कौन में जाए 23 24 एक नाम पे जाके भेज दीजिए
हो गया, चले आगे। एग्जाम्पल 23, देखिए बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ बॉडी एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस in 20 watt. If the temperature of the body increase to 327 degrees Celsius, the rate of emission of radiation will be. The rate of emission of radiation will be. है ना, वो हमें निकालना है। अब मुझे बताओ यहाँ टेम्परेचर किसमें दिया हुआ है? और हमें याद रखना है कि रेडिएशन वाले चैप्टर में हमेशा टेम्परेचर को किसमें रखना चाहिए? किसमें रखना चाहिए? बेटा ऑलरेडी वो भी ग्रीन पेन क्या है, पाकिस्तान समझ के जो पीटूंगा ना ओ चुपचाप बैठ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर को जो है हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? केल्विन में। और रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन विल बी, वो हमें निकालना है। तो अब इस केस में देखो, सबसे पहली बार रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन मतलब क्या निकालना है इस केस में? E1 अपॉन पावर निकालना है कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन पावर निकालना है? dt। तो P1 अपॉन P2, ठीक है, तो दैट इज एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू A इंटू T1 का पावर 4 A इंटू T2 का पावर। एरिया सेम है, बॉडी चेंज हो रही है, रेडियस चेंज हो रही है या सेम है? रेडियस सेम है, कट हो जाएगा फटाफट। टेम्परेचर से अभी आपको रखना है केल्विन में कन्वर्ट करके। सुनो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा इधर। सॉल्व करेंगे। चलिए P1 बाय P2 हमारे को समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? कोई दिक्कत? और 24 वाला भी वैसा ही है जो अभी तक हमने 2 दिन किए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। 24 वाला वो कर देना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ, कोई अपने पहले जो दोनों किए हैं वैसे ही। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है बेसिकली दिस इज अप्रोक्सीमेट मेथड। कौन सा मेथड है? अप्रोक्सीमेट मेथड। जो हमेशा याद रखिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमेशा क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेट मेथड रहेगा। उठ 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 पानी का खड़ा उठ में खड़ा पानी तो इधर बैठ सकते हैं, उनको निकालने दे। चलो खड़ा आगे चलो मुझे आवाज आपने मेरा रोड याद आपने मेरे को एक बार बोला था मैं तो चुप हो गया। पानी को अब बात आप ही कर रहे थे दोनों केस में। आप इससे अभी बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, लेकिन बात आप कर रहे हैं। आप बात कर रहे थे तभी आप निकल रहे अभी आप क्योंकि नहीं सुधरने वाले मेरे को भी वो बार लेक्चर सुनना नहीं। ठीक है, पढ़ाते टाइम सुनना रहते टाइम अब 12 जून के ही आराम से बड़ा पाव कर गई अगला लेक्चर में चलता उसमें हम बैठे मैथ इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। आगे बात अप्रोक्सीमेट मेथड की हम बात कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड जो है अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट मेथड नाम में ही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन दिया जा रहा है। जो रेट ऑफ कूलिंग है हमारी हमने रेट ऑफ कूलिंग निकाले थी तो उस रेट ऑफ कूलिंग का ये कौन सा मेथड है? अप्रोक्सीमेट। वो रेट ऑफ कूलिंग का देखो फॉर्मूला क्या है? C into sigma into A upon m into s e to the power 4। मतलब पहले तो टेम्परेचर का पावर 4 निकालो, दूसरे का भी टेम्परेचर का पावर 4 निकालो, फिर माइनस करो। तो आई थिंक बहुत खतरनाक लेवल का कैलकुलेशन आएगा और हम लोगों को हमारी मम्मी दादी की याद आ जाएगी। तो हम लोग उस केस में हमने क्या दिमाग लगाया? दिस इज अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर रेट ऑफ कूलिंग। और ये अप्रोक्सीमेट मेथड कब लगा सकते हैं? दिस मेथड कैन बी यूज जब टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के बीच का गैप जो है ना, वो अप्रोक्स कितना होना चाहिए? नियरली जो है लेस देन शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आप ये मेथड को आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, बहुत बड़ा गैप है, तो फिर हमारे को वो रेडिएशन का जो एक्चुअल मेथड है वो यूज करना पड़ेगा। क्या बोलता है देखो, ये ध्यान से समझेंगे। दैट इज रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग व्हिच इज माइनस ऑफ dt बाय स्मॉल dt। रेट ऑफ कूलिंग है वो हमेशा डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। इस पर डिपेंड करता है। आप देखेंगे यार इनिशियली में मान लीजिए हमारे पास में कोई हॉट कॉफी है तो आप देखोगे इनिशियली में वो बहुत जल्दी कूल डाउन होती है, पर एक मॉडरेट टेम्परेचर पे काफी देर तक रहती है। उसका रीजन है क्योंकि इनिशियली में सराउंडिंग के साथ में जो टेम्परेचर का गैप है वो काफी ज्यादा है। बॉडी का टेम्परेचर का गैप सराउंडिंग के साथ में काफी ज्यादा है। उस वजह से जो है वो डिफरेंस जो है ज्यादा होने की वजह से कूलिंग रेट भी ज्यादा है। मतलब सोचो बहुत ज्यादा हॉट बॉडी है, उसको हम एक कोल्ड एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? कूल डाउन। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हमने कोई हॉट बॉडी को अगर हमने फ्रीजर में रखा तो कहीं ना कहीं जो है वो उसका कूलिंग रेट जो है वो ज्यादा होता है। एक बाहर रखने, एक तो हमने बाहर रखा हुआ इसको, एक हमने फ्रीज के अंदर रखा है, कौन जल्दी कूल होगी? क्योंकि फ्रीज के अंदर का टेम्परेचर जो होगा और वो जो बॉडी का टेम्परेचर है उनके बीच का गैप ज्यादा है। तो गैप ज्यादा होने की वजह से जो है कूलिंग रेट ज्यादा होगी। गैप जितना कम होते जाएगा रेट ऑफ कूलिंग उतना ही कम होती जाएगी। कूलिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये हमारा उसका अप्रोक्सीमेट मेथड। अब न्यूमेरिकल में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं, बड़े ध्यान से समझते हैं। फॉर न्यूमेरिकल जैसे ये हमारे जेईई मेंस के पोर्शन से हट गया है, सीईटी में जरूर है लेकिन इससे पहले बहुत बार आया है। इवन जेईई में भी जिस साल हटाया था उसी साल आ गया। ठीक है ना, तो हम उसको
निगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें पढ़ना ही है। तो न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T1 डिग्री सेल्सियस का इनिशियल टेम्परेचर, और T1 से वो कूल डाउन हुई है टाइम T टू T2 टेम्परेचर। ठीक है, अब इस केस में बॉडी का टेम्परेचर T1 से कूल डाउन होती कितना हो गया है, T2 हुआ है कितने टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो इसका क्या होगा, T1 माइनस T2। एक्चुअली में होता क्या है, हम लिखते क्या है, माइनस ऑफ dt बाय स्मॉल dt। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ कूलिंग। माइनस dt इज द इंस्टेंटेनियस। तो स्लोप के फॉर्म में देखोगे तो क्या होगा, डेल्टा t बाय स्मॉल t। ठीक है, एवरेज फॉर्म में आ गया माइनस ऑफ फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस T1 अपॉन T। नेगेटिव साइन अंदर गया तो T1 माइनस T2 अपॉन T हो गया, बरोबर है। उसके बाद में हम यहाँ लिखते हैं कि भाई बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, बॉडी का टेम्परेचर क्या ले, T1 ले या T2 ले, ये कंफ्यूजन आ गया है। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या ले, T1 या T2। तो हमने क्या दिमाग लगाया, हम उसकी जगह लेंगे मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। क्या लेंगे, मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस, और मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी कैसे निकाला जाता है, T1 प्लस T2 डिवाइड बाय। तो अब हमारे लिए जो फॉर्मूला बनता है इस केस में, फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल वो रहेगा हमारे पास में, दैट इज T1 माइनस T2 अपॉन टाइम T is directly proportional to mean temperature of body minus of T surrounding, mean temperature of body upon surrounding। देखते हैं T mean का मतलब क्या होता है, mean temperature of body। हम लोग कैसे निकालते वो ऑलरेडी बता दिया है ना, T1 प्लस T2 डिवाइड बाय। तो ये हमारे को न्यूमेरिकल के लिए ध्यान में रखना है। लिख दीजिए फटाफट। बॉडी का टेम्परेचर क्यों नहीं, बॉडी का टेम्परेचर क्यों नहीं, बॉडी का ही तो दिया मतलब मीन क्यों नहीं, T1 तो अभी तेरा T1 भी तो है इनिशियल में, T2 भी हो रहा है, T1 भी बॉडी का, T2 भी बॉडी का, तो फिर T1 ही क्यों लेने का, टाइम के साथ तो चेंज होते जा रहा है ना। तो बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ क्या होते जा रहा है, चेंज। इसीलिए पूरी इक्वेशन के लिए थ्रू आउट लिखना है। तो कभी T इनिशियली में T था, T1 था, फिर तो T2 हो गया ना टाइम के साथ। इसीलिए फिर अभी वो कंफ्यूजन था कि T1 लो या T2, तो एवरेज ये अप्रोक्सीमेट और एनवीटी में ये यूज करें, 100 से कॉम्प्लिकेट ये यूज करें।
चलिए मॉड्यूल के अंदर स्पेशली थोड़े ग्राफ भी बता रहा हूँ। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ जो है हमारे पास में देखिए आराम से बातें करेंगे और मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। जिनको पढ़ना है वो मॉड्यूल सॉल्व करो, बाकी सब लोग बातें काम करता हूँ। चैप्टर खत्म हो गया है ये, अगले लेक्चर से स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। बाकी लोग पढ़ो भाई, जिनको पढ़ना है वो पढ़ो और अपने आजू बाजू वाले से बातें करो आराम से। युवा हो गया मेरा चलाओ गेम खेल लो, थोड़ी देर गेम खेल लो, सो जाओ, बातें करो आराम से बातें करो। जो भी है मुझे पता नहीं। क्या मैंने ऐसा किया वापस हो गया अभी चैप्टर और लास्ट
सुबह नहीं पढ़ाऊंगा ये बार बार चिल्ला चिल्ला के डांट डांट ये मेरा एनर्जी वेस्ट नहीं करना उनको क्या है कि तुम्हारा आदत होती है उनको पूछा सुबह से बड़ा लोग सुबह 8 बजे से आके आपको लेक्चर पढ़ाते हैं ये लास्ट लेक्चर है तुम्हारे को हम लोग हमारे में कैपेसिटी नहीं कि हर लेक्चर में आते हैं हमारे को चाहिए कि वो शांति से बैठो सिलेबस कंप्लीट कराना है एक तो ऑलरेडी वो होता है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करा इन चीजों में दायित्व नहीं मेरे को भी क्या करना दोबारा करिए आएगा क्वेश्चन जो पार्ट छोड़ रहा हूँ उसमें से आया ठीक दिक्कत ना हो हम लोग तो आपको ये लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है अभी क्या समझा समझा के समझ गए आपको ये समझना चाहिए कि भाई यार कि अभी तो हम लोग थोड़ा तो मुंह बंद करके बैठे हर लेक्चर में क्या बात करना है और वो आपको ये भी पता है दूसरे लेक्चर में भी तरह समझाया है उससे पहले लेक्चर में समझाया है कितनी बार ये समझते ही नहीं आप लोग बोर्ड पे लिख देता हूँ आप लोग लिख दो इसको समझना है ठीक है नहीं समझना है तो अपना बातें करते अभी तुम बात करो जिसको नो करना है तो मैं कुछ नहीं मैं लिख देता हूँ बस बोर्ड पे आप भी ऐसी कॉपी करने आया हो आज कॉपी करके निकल जैसे भी जिसका ध्यान दिया होगा ना उसको समझ में जाए ठीक है
इंटेंसिटी ऑफ कूलिंग में दोनों ग्राफ आपने देख लिए होंगे। रेट ऑफ कूलिंग में दिया हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T माइनस टी है। क्लियर है? मतलब आई थिंक आप साफ दिखाई दे रहा है कि हमने ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, रेट ऑफ कूलिंग और डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है। और तो वहाँ से साफ दिख रहा है वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, तो वैसे स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया, कांस्टेंट लाया, और देन T माइनस टी एच जिसका T बॉडी का टेम्परेचर और T भी किसका टेम्परेचर चेंज है, बॉडी का ही। तो ऑपरेटर भी बॉडी टेम्परेचर का है और टेम्परेचर भी बॉडी का है। फिर हमने इंटीग्रेट किया तो 1/T का इंटीग्रेशन करते हुए क्या आता है, log T आता है, log T माइनस टी एस आ रहा है, माइनस ऑफ KT प्लस 5। लॉग को इधर में किया तो क्या आ जाएगा, T माइनस टी एस ऑफ T टू दी पावर माइनस KT प्लस 5। और बाहर से हमारे को दिख रहा है कि जो बॉडी का टेम्परेचर उसका रिलेशन आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो आ रहा है एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट। क्या आ रहा है वो, डिक्रीमेंट है। वो कैसे पता चल रहा है, नेगेटिव साइन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ई का है। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना है। कब तक डिक्रीज कर सकते हो, जब अगर आप डी का वैल्यू इन्फिनिटी पे डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो टी इक्वल टू क्या होगा, टी। तो जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाती है, टी इक्वल टू क्या आएगा, टीएस के इक्वल टू। आप देखने वाले हो कि इनिशियली में एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हुआ और फिर वो टीएस क्या हो जाता है, डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, अप्रोचिंग टू द टीएस जैसा दिखाई देता है। उसके बाद में दो स्पेशल केस है, ऑलरेडी दिन में इसका क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा एडवांस में पूछे गए हैं, बट ऑन अ सेफर साइड में इसके डायरेक्ट कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ कि आइस जो है उसको हमने रखा हुआ है इसमें, जो भी लेक में जो आप देखते हो सरफेस पे आइस की लेयर बन जाती है। और वो विंटर सीजन में जनरली हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर जहाँ नेगेटिव में हो, तो 0 से कम हो, नेगेटिव में हो, वहाँ आप देखते हैं कि आइस की लेयर, लेक का जो सरफेस है वो आइस के फॉर्म में जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। अब वो जो लेयर है आइस की लेयर, उसकी थिकनेस पे हमें काम करना है कि अगर वो थिकनेस, जैसे एक्स थिकनेस बनने में कितना टाइम लगा, एक्स से वो थिकनेस 2x तक पहुंची या 3x तक पहुंची, तो उसके लिए कितना टाइम लग रहा है वो टाइम हमें निकालना होता है। तो मैं उस टाइम पे डायरेक्टली आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ। ठीक है, उसको भी हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। तो ये रहा आइस, और ये रही उसकी थिकनेस जो कि है एक्स। और यहाँ टेम्परेचर जो है वो कितना दिया हुआ है, -3 डिग्री सेल्सियस दिया है। और यहाँ टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर की फॉर्म। ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ से हीट ली जा रही है वाटर से, और वो आइस के थ्रू जो है क्रॉस होके जा रही है। वाटर से हीट ली जा रही है, आइस के थ्रू जा रही है, तो मतलब क्या लग रहा होगा, आइस के अंदर से जा रही है तो कंडक्शन होता है। तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला होता है dQ/dt, उसको हमने लिखा होता है Ka, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, 0 माइनस ऑफ -3 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय x, ये होता है Ka T2 माइनस T1 अपॉन x। ये लिख दिया हमने। अब dQ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो भी हीट ली जा रही है, यहाँ से कौन सी हीट ली जा रही है, लेटेंट हीट, तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अपॉन टाइम आ गया ये, ठीक है, क्लियर है। और इधर से जो है हमारे को ये फॉर्मूला मिल जाता है K अपॉन x। ठीक है, अगर हम चाहे तो dm से मास अपॉन dm/dt, इसको अगर मैं लिखूँ तो dm/dt को हम क्या बोल सकते हैं, अगेन dm/dt इज इक्वल टू AB। dm/dt है यहाँ पर, उसको हम लिख सकते हैं रो इनटू एरिया इनटू टाइम। ये मास अपॉन टाइम है। मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A इनटू x। ठीक है, अपॉन ये लिखा टाइम, ये आ गया इनटू LM, K इनटू A इनटू T अपॉन x। ये से कैंसल। ठीक है, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करते हो तो T आता है आपके पास में रो इनटू LM अपॉन K इनटू T इनटू x स्क्वायर।
तो हमने क्या बोल दिया, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्या आ गया, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल क्या है तुम्हारा, ठीक है, इसको क्लियर है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम टेकन टू डबल ट्रिपल दी थिकनेस ऑफ आइस। तो क्या होगा, देखो दैट इज इक्वल टू T1 इज टू T2 इज टू T3। अगर आप रेशियो निकालते हो तो T1 टाइम में x थिकनेस थी, T2 टाइम में 2x थिकनेस थी, T3 टाइम में 3x थिकनेस आया ना। तो वहाँ से हमें ये जो रेशियो मिल रहा है T1 इज टू T2, ये रेशियो बहुत बार पूछा गया है, दैट इज 1:4:9। ठीक है, अगर हमें डिफरेंस निकालना हो, टाइम टेकन टू 0 to x thickness, x to 2x thickness, 2x to 3x, तो कितना है, that is delta t is directly proportional to x2 square minus x1 square, बरोबर। तो क्या आएगा हमारे पास में, डेल्टा t 1 is to delta t2 is to delta t3, so that is equal to x square minus 0 2x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा t1 is to delta t2 is to delta t3, that is equal to x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हुआ, 3x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हुआ, 5x स्क्वायर। और x स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से मिलेगा डेल्टा t1 is to डेल्टा t2 डेल्टा t3, और वो कितना आया, 1:3:5। ठीक है, Yes, sir.
but locality. मॉड्यूल के अंदर निकालो तो कॉपी ये क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लिखेंगे सोलर कांस्टेंट सोलर कांस्टेंट। अब ये सोलर कांस्टेंट क्या है इसको हम समझते हैं। क्या हो रहा है कि देखिए सन से रेडिएशन आ रही है। हाँ, सेकेंड बात देखिए, सेकेंड पॉइंट, सन से रेडिएशन आ रही है। ठीक है, अब वो जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है किसी भी प्लेनेट पे, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट। अब इस सोलर कांस्टेंट की हेल्प से हम लोग किसी भी सन का जो है क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर फाइंड कर पाते हैं। तो सन का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देखो इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ ये मेंस के टॉपिक, लेकिन इनके क्वेश्चन आए नहीं, तो क्या याद है गलती से, और एडवांस में यही है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट, उसके बाद उसका एक मेजर मीनिंग है इंसिडेंट ऑन एनी planet. Set definition. Solar constant. Solar constant is also defined as amount of heat radiation. Amount of heat radiation from sun. From sun incident over the surface of normally incident over the surface of any planet, ब्रैकेट में लिख देना, और per unit time per unit area, per unit time per unit area, per unit time per unit area, per unit time per unit is known as, how is it?
ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका टेम्परेचर Ts का मतलब होगा टेम्परेचर ऑफ सन, ठीक है, और यहाँ इसकी एमिसिव पावर क्या है, सन का ब्लैक बॉडी है, एमिसिव पावर इज इक्वल टू Ts पावर, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं ये तो एमिसिव पावर मिली, अगर मैं आपसे पूछूं क्योंकि ये तो क्या है अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो टोटल सन ने कितना एनर्जी एमिट किया है एक सेकेंड वो निकालना है, टोटल एनर्जी कितना एमिट किया है वो निकालना है एक सेकेंड में। तो वो क्या करोगे, सन के एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा पावर, तो आपको क्या मिल जाएगा पावर रेडिएटेड बाय द सन मिल जाएगा, वो होगा एरिया ऑफ सन इंटू ईबी, सन का रेडियस है कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू सन का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू डी एस का पावर 4, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे कौन है अर्थ, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कुछ डी, अब जो भी रेडिएशन इससे टोटल एनर्जी एक सेकंड में कितना निकला वो मिल गया, अब वो एक डायरेक्शन में तो जा रहा नहीं होगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं इससे यहाँ से डी डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, उधर भी कोई डी डिस्टेंस पे खड़ा है, इधर भी कोई डी डिस्टेंस पे खड़ा है, क्या हम सब पे एक सन की इंटेंसिटी सेम होगी क्या? क्योंकि ऑल डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से जो भी एनर्जी वो सब डायरेक्शन में जा रही है, तो मेरे पे जितनी इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी मतलब मेरे पे जितनी यहाँ पे बोलते ना एनर्जी गिरी वो उधर वाले पॉइंट पे, उस वाले पॉइंट पे, उस वाले पॉइंट पे, सब पे वो एनर्जी सेम होगी। और वो एनर्जी कितनी होगी वो कैसे निकाला हमने कि भाई ये जो एनर्जी थी उसको हम डिवाइड कर दें किससे, इस पूरे एरिया से, तो इस यूनिट पॉइंट पे कितना एनर्जी गिरी होगी वो हमें मिल जाएगी। ये एनर्जी ने कितना एरिया सर्व किया है उससे डिवाइड कर। अब मान लीजिए एक यहाँ था एक यहाँ पे, अगर एक एक्स डिस्टेंस पे 2x डिस्टेंस पे, तो उसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो जितना क्लोज होगा उसमें इंटेंसिटी होगी। तो अगर मुझे निकालना है कि कितना इंटेंसिटी जो है अर्थ पे गिरा है यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे, देखो इंटेंसिटी ऑफ इक्वल टू क्या होगा, पावर जो एमिटेड हो रही है सन से डिवाइड बाय एरिया जो उसने कवर किया है, और कितना एरिया कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का डी डिस्टेंस का पूरा जो है। अभी यहाँ पे तो ऑल डायरेक्शन में जा रहा है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन मतलब क्या हो गया यहाँ पे, उस डी डिस्टेंस को क्या बना दिया हमने रेडियस, और उससे क्या ड्रॉ किया हमने स्फीयर। डी का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ये इंटेंसिटी तो इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा उससे मेजर हो जाती है, तो इसका वैल्यू मिल जाता है। डिस्टेंस और अर्थ और सन को भी कैलकुलेट किया हुआ है, अर्थ का रेडियस भी कैलकुलेट किया हुआ है, वहाँ से सॉरी हमारे सन का रेडियस भी कैलकुलेट किया हुआ है, वहाँ से हमें कुछ कम मिल जाएगा। टेम्परेचर ऑफ सन
20 जो है अराउंड 5700 केल्विन के आसपास। मॉड्यूल के अंदर लास्ट वाले पार्ट में आओ, लास्ट को केवल में नहीं के पीआरक्यू में लास्ट पेज उसमें क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 चलिए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। A body cools in 7 minutes from 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। देखो करने का तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा ऐसी आएगी, 60 से 40 गया 7 मिनट में, ये आ गया वही वाला हमारे पास में क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर हो। तो तुम्हारे को फॉर्मूला पैटर्न भी क्लियर है। क्या है फॉर्मूले का पैटर्न? न्यूमेरिकल के लिए मैंने लिखा था T1 - T2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट T मीन माइनस ऑफ T सराउंड। ठीक है, T1 कितना आ गया है 60 माइनस 40 अपॉन 7। ये T मीन क्या हो गया 60 प्लस 40 अपॉन 2 माइनस ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 10। इसको सॉल्व किया तो कितना है 20 अपॉन 7। यहाँ आ गया 50 माइनस 10, 20 अपॉन 7 इंटू 40। क्लियर है। उसके बाद में अगला वाला जो है
अगला क्या बोला है उन्होंने 40 डिग्री सेल्सियस अगले 7 सेकंड में 40 से कितना टेम्परेचर तक जाएगा 40 से कितने टेम्परेचर तक जाएगा क्लियर है तो वो क्या होगा सेम 40 माइनस टी अपॉन 7 इक्वल टू कांस्टेंट तो सी सेम ही आएगा इसको लिखेंगे 40 प्लस टी बाय 2 माइनस 10 ठीक है अब इसको हमने लिखा 40 माइनस टी अपॉन 7 इधर आ जाएगा 20 एलसीएम लेने के बाद 20 प्लस लिख रहा हूँ मैं होगा तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20 अब इन दोनों को इक्वेशन 2 दिया हुआ है 1 डिवाइड बाय 2 या 2 डिवाइड बाय 1 40 माइनस टी इधर भी ये 7 से 7 कैंसिल होकर बचेगा 1/40 इधर आ रहा है टी 20 प्लस टी डिवाइड बाय 2 और ये सी तो था ये 40 आ रहा है यहाँ पे ये 20 से जो 40 कैंसिल होकर 2 हुआ 4 into 2 कितना 4 इधर आ गया 160 माइनस 40 1 प्लस 1 तो ये कितना आएगा 1 में 5t इक्वल टू 140 t इक्वल टू 28 डिग्री सेल्सियस समझा कि नहीं समझा ये हुआ कि नहीं हुआ यस और नो अभी इसी साथ ये चैप्टर हमारा क्या हो चुका है दो क्वेश्चन और करो मॉडल के चलो फटाफट ट्वेंटी वाला हो जाएगा इसी के लिए करना है 20 वाला कर लो चलो फटाफट ट्वेंटी वाला करने के बाद पेज नंबर 197 पे एक बार 42 भी कर लेना 197 पे 42 दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे सोने को पूरा 4 घंटे की या 2-3 घंटे की नींद हो जाएगी घर पे शाम को आता नहीं गेम खेलेंगे बरोबर है रात को आराम से 2-3 बजे तक और क्या पढ़ने वाला तो आप सुनते ही नहीं 20 है वो ना 1.4 चलिए हो गया है वो सबका अभी जो अगला 20 वाला हो अब वो एक और दूसरा क्वेश्चन करो भेजा है पेज नंबर 197 पे क्वेश्चन नंबर 42 197 क्वेश्चन नंबर 42 हाँ सीटी वाला है भाई एक तो आ गया होगा ना आंसर सबको वो आ गया 1.4 सबको आ गया नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं अभी घंटे भरे हुए ही हैं जाते हुए बारिश हुई आज
लिख लो। हमारी क्या नहीं है? हो रहा है कोई बात नहीं। याद रखना कि ऑनलाइन में टीचर है ना, सिर्फ ऐसी चीजें बता रहे अरे वो तुम्हारे सामने चार क्वेश्चन तैयार करके आके एक ही लेक्चर लेना होता है। वो 4 क्वेश्चन को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो एकदम तगड़ा पढ़ा है, और जो अभी सिंपल क्वेश्चन को अगर ऐसे करके दिखाया तो वो टीचर को पढ़ा हो गया, बल्कि कितना भी 2 बार वो हर क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोच चाहिए। यहाँ क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है तो वो करने का क्या मतलब है? हाँ जी, लास्ट वाला क्वेश्चन हुआ है, क्या दिया हुआ है उसके अंदर? इंसिडेंट एनर्जी दिया हुआ है, दैट इज k जूल पर x जूल पर मिनट, और a और r जो कोएफिशिएंट और अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन है। आपको एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस इन t मिनट्स निकालना है। एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस इन t मिनट्स निकालना है। तो आपको पता है qt बाय q इज इक्वल टू t होता है, t दिया हुआ नहीं है, a और r दिया है, तो t कैसे मिलेगा? 1 माइनस a प्लस r से, बिकॉज वी नो दैट a प्लस r प्लस t इक्वल टू 1 होता है। तो वहां से मुझे qt का वैल्यू मिलेगा, qt इज इक्वल टू 1 माइनस a प्लस r इंटू q, बरोबर। अब ये q जो है वो क्या है? जो एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है t टाइम, तो ये क्या होगा? एनर्जी इंसिडेंट इन t टाइम, तो x ये आ जाएगा जूल पर मिनट।
QT का वैल्यू आ रहा है 1 माइनस A प्लस R इंटू एक्स, ये आ रही है, ये भी एनर्जी आ रही है किसमें, जूल पर मिनट, पर आपको एनर्जी चाहिए इन जूल और वो टाइम इन 7 मिनट, तो एनर्जी इन जूल जो है वो एनर्जी ट्रांसमिट चाहिए किसमें, इन जूल में। तो आप क्या करोगे उसके अंदर, ये जो QT है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, टाइम से, तो दैट इज, और ये टाइम किसमें, ये किसमें दिया हुआ है, जूल पर मिनट, तो ये टाइम भी किसमें होना चाहिए, मिनट में, 2 मिनट से मिनट कैंसिल होकर जूल आएगा, तो ये आ गया 1 माइनस A प्लस R इंटू एक्स इंटू टाइम t, समझा? आंसर आएगा तो सिखा होगा, टेंशन आ है और वो पढ़ा है उसे हमने काबिल है, ठीक है, ठीक है, हम लोग चार लोग जो ऑनलाइन पे दिखते हैं ना, शुरुआत को लगता है कि आप बहुत जोरदार है, वो 4 लोग जोरदार नहीं है, उसमें से एक कोई जोरदार है, और जो जोरदार है वो तुम्हारे को पढ़ाता नहीं, आप समझ रहे हैं, वो यही तुम्हारे को पता ही नहीं है, आपको लगता है कि 2-4 लोग जो पढ़ा रहे हैं वो 2-4 बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड टीचर, बट अभी फिजिक्स गैलेक्सी वाले आशीष वर्मा सर बहुत अच्छे सर है, मोहित गोयल का सर बहुत अच्छे, लेकिन उनकी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बोलेंगे आपको समझेगी भी नहीं, जब आप अगर वो पूरी चीज को ऑनलाइन मोड पे पढ़ते हो, उसके लिए बहुत सिंसियर डेडिकेशन और वो चाहिए। अब आप मेंस में वो 4 टीचर हो, फिर वो फिजिक्स वाला में इसमें इधर उधर पढ़ाते रहते हैं, हाँ सलीम सर इज गुड टीचर है सर, अच्छे टीचर, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन आपको कंटेंट में कोई चेंज दिखेगा, वो चीज कभी कभार 4 चीज एक्स्ट्रा बताते हैं बिकॉज वो एडवांस वाले को पढ़ाए, आप वही चीज अगर एडवांस बैच में जाके हमारे नोट देखोगे तो इससे 4 मिलेगी मिलेगी 100% श्योर। आपका टारगेट एग्जाम कौन सा है, आपको उस पर काम करना है, आपका टारगेट एग्जाम है मेंस और सीट, और आपने ये स्टार्टिंग में डिसाइड किया है कि यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो मेंस और सीट ही का मिलेगा, एडवांस का कंटेंट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। तो आप उसमें अगर आप सोचो कि यार मुझे यहाँ पर पढ़ाया और उसने ज्यादा पढ़ाया, या उसने उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कराया, तो उसका मतलब ही नहीं है, जब उस क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं तो मैं टफ तरीके से क्यों करूँ, या टफ तरीके से करा के आपको दिखाऊंगे देखो मैं कितना चाह रहा हूँ, वो जरूरत ही नहीं है कि इसकी एक अप्रोक्सीमेशन मेथड शुड बी अप्रोक्सीमेशन, वो आप उसको अगर ये नॉर्मल लगा के कर रहे हो फिर वो अप्रोक्सीमेशन का आएगा, फिर आप उसको एक्चुअल में कैसे करो, तुम्हें इतनी मेहनत करनी है, तो चीजों को सिंप्लीफाई को वापस सजेशन दे रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ओनली यूट्यूब वीडियोज प्लीज सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करो, सॉल्व करते हुए कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उस क्वेश्चन का वीडियो सजेशन देखा इट्स फाइन, बट वापिस पूरा सिलेबस पढ़ना वो गलत, आप समझना है, आप क्योंकि अगर आप लेक्चर आ रहे हैं, आप रेगुलर बैठ रहे हो, आप समझ रहे हो, वापिस सेम चीज मत देखो, हाँ सॉल्विंग करो, सॉल्विंग करते हुए, क्योंकि देखो जो भी है मैं रियल बोलता हूँ, मेरे को ऐसा मैं कोई ना किसी का बेच में हो ना फिर, अब मान लो आप सॉल्व करें, अब PYQ ऐसी चीज है जिसमें दुनिया में आपको सब जगह उसका सॉल्विंग मिलेगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले दे रखे हैं, बड़े बड़े टीचर ने भी दिया हो, सब कुछ दिया हो, अब आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, इन केस आपको कोई PYQ का क्वेश्चन नहीं आया और वो भी उसी टाइम मत करो, नहीं तो क्या होगा, ऐसा आपका रिदम ब्रेक होगा, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, तो आप PYQ को सॉल्व करने का एक सीधा तरीका, आप उसके क्वेश्चन एक नंबर डिसाइड करो, मुझे 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करने हैं, उससे पहले पूरा थ्योरी बढ़िया से अच्छे से समझ के रखो कि भाई हाँ ये है, अब आप सॉल्व करो, आप मान लीजिए 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें से आपसे 15-20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो, या 15 सॉल्व हो, 15 नहीं आया आपको, अब उन 15 क्वेश्चन को पहले उनके सोल्यूशन को रीड करो, व्हाई आई एम सेइंग इसमें टाइम लगता है, बट ये टाइम आपको जब आप सोल्यूशन को रीड करके समझने की कोशिश करते हो तो आप अपना दिमाग ज्यादा चला, आप बहुत
सोचते हो यार ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसा है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसा है, तो वो क्या होता है कि वो दिमाग में लॉन्ग टर्म फिट होता है। आप समझ, ये मैं आपको देखो, मैं कुछ बता, अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आया होता है तो अगर चलो अभी मुझे तो इतना टाइम हो गया है तो एक में आप कुछ एक स्टेप से समझ जाता है कि इसके आगे क्या करना है। और अगर आपके लिए क्या आप डायरेक्ट सोल्यूशन का वीडियो देखोगे या किसी टीचर से भी डायरेक्ट समझने जाओगे तो क्या होगा कि आपने उस क्वेश्चन को गहराई से समझा ही नहीं, आपके दिमाग में वो जाएगी नहीं, वो ऊपर ऊपर से वापस निकल जाएगी। तो लॉन्ग टर्म रखने का एक ही रीजन होता है कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करो बढ़िया। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, कोई चैप्टर नहीं समझ में आया है तो इट्स फाइन कि हमें उसके कॉन्सेप्ट का वीडियो पहले देखना पड़ेगा उसके। पर वो अगर आपने अपनी लापरवाही से मिस किया है कि आप लेक्चर ही नहीं आए, लेक्चर ही नहीं बैठे, तो फिर तो आप अपना खुद ही नुकसान करते हैं। आप लेक्चर प्रॉपर बैठे हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया किसी टीचर का, आप मान तो उसमें आपने क्या किया, वो कॉन्सेप्ट वीडियो देखा, बढ़िया से समझा, उसके बाद आपने न्यूमेरिकल लगाया, सॉल्व किए। न्यूमेरिकल करने का टेक्निक बिल्कुल एकदम क्लियर है कि भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व की, उसका जो नहीं आया उसका आपने क्या लिखा, पहले सोल्यूशन को रीड करके समझने की कोशिश किया। उसमें क्या होंगे कि तुम्हारे 15 तुमने सॉल्व किए, 15 तुम्हारे डाउट है, उन 15 में से तुमने 5-6 क्वेश्चन को कर लिए, 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो तुम्हें सोल्यूशन रीड करने पे भी समझ में आने वाले नहीं। तो मैं और गंदा नंबर पकड़ता हूँ, 10 क्वेश्चन है तो अब आपके पास में तो बहुत सारे ऑप्शन, उन 10 क्वेश्चन का जो है आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। तो हम एक क्लिक करते हैं, हमें सोल्यूशन मिलते हैं, वीडियो सोल्यूशन। फिर उन 10 क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देख लो या समझ लो। और अगर वो भी अगर टीचर मिल रहा है तो उन 10 क्वेश्चन के सोल्यूशन ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो कि भाई तुम्हें लग रहा है कि टीचर मिल ही जाएगा अगले दिन तो ठीक है, नहीं मिल रहा है क्योंकि 10 में ढूंढने में भी तो टाइम वेस्ट होता है। आप एक एक को क्वेश्चन को फोटो लोगे, फिर जाओगे, वो वीडियो मिलना चाहिए, वो सही है या नहीं, वो इट टेक्स टाइम। तो अगर तुम्हारे उसमें ढूंढने में लग रहा है कि ज्यादा टाइम आ रहा है तो टीचर है, अगर लग रहा है नहीं यार मुझे तो अभी करना है, मेरे अंदर एक्साइटमेंट ही इतनी अभी करना है, तो उस टाइम पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका कर लिया। तो दो चीज गलत है। एक तो लोग क्या करते हैं, सारे पीवाईक्यू के डायरेक्ट वीडियोज ही देखते हैं, वीडियो देखने से दिमाग में लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा, आपको समझ में आएगा लेकिन वो क्वेश्चन का थॉट जो है ना, जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक डेवलप होने वाला नहीं है। तो खुद वाला अभी प्रैक्टिस मोड पे रखो। हाँ, अभी हम ऐसा नहीं कि हम बहुत टाइम दे सकते हैं, आराम से करेंगे। इसलिए मैंने क्या बोला, 30 का क्लस्टर पकड़ा आपने, वन गो में जितने क्वेश्चन आपसे बोले थे वो आपने किए बढ़िया। क्लास नोट्स को भी साथ में खोल के रखो, सिनॉप्सिस को भी साथ में खोल के रखो। कभी कभार ऐसा होता है कि एक फिर फॉर्मूला नहीं आ रहा होता, उसे हम छोड़ देते हैं, तो वो साथ में खोल के रखो कि आप फॉर्मूला अगर इसमें ये जरूरत पड़ी तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, तो वो क्या होगा, सॉल्विंग स्पीड भी बढ़ेगी, फॉर्मूला भी साथ में लर्न हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आया उसका हमने सोल्यूशन रीड किया तो एक बार हमारा वो थॉट जो है, क्वेश्चन 2-3 बार रीड हो जाएगा, सोल्यूशन रीड होकर समझ में भी आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन रीडिंग मिल जाएगी, रीडिंग से चीजें ज्यादा देर तक दिमाग में रहती है एज कम्पेयर टू द देखने। आप रीड करोगे तो चीज दिमाग में ज्यादा रहेगी, नहीं तो सोचो ना आपको बुक्स लेने की जरूरत ही नहीं, सारी फिर वैसी वीडियो स्टोरीज भी दिखा दिया जाए, क्यों रीडिंग दिखा, वो चीज रीडिंग से ज्यादा देर तक दिमाग में रहती है। तो ये एक और एक सिंपल स्टडी टेक्निक। फिर जो नहीं आए, क्योंकि अब हम वेट नहीं कर सकते कि मेरे को टीचर मिलना ही चाहिए, बहुत बार नहीं मिलता है, बहुत बड़ा है, तो उस केस में अगर आपको टीचर नहीं मिल पा रहा है, आपके पास में टीचर के पास टाइम नहीं है या आपके पास टाइम नहीं, तब उसका वीडियो सोल्यूशन देखा तो फले। तो कंप्लीट डिपेंडेंसी भी गलत है और ना यूज करना भी गलत है। तो हमें क्या करना है, हमारा बेस्ट वे लाना है कि हमें जितना जरूरत है उतना यूज करूंगा। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं वन शॉट वीडियो के चक्कर में या उसके चक्कर में, ये बहुत टाइम वेस्ट करता है। आप सोचो ना, आपने 1 घंटा 1.25 घंटा आप सुनने में ही आपने बिता दिया, फिर यहाँ पर भी आए क्रैश कोर्स पर भी सुनने में ही बिता दिया। सॉल्विंग खुद करते रहो तो बेटर है। क्रैश कोर्स जब अगले महीने चालू हो, एक सिंपल में आपको रामबाण बोल रहा हूँ, वो ध्यान में रखो और याद वैसे आओ। जिस भी चैप्टर का होने वाला है लेक्चर, उसका नोट्स सिनॉप्सिस पहले बढ़िया से पढ़ के आओ। व्हाटएवर क्वेश्चन इज गोइंग टू डिस्कस, क्वेश्चन आया, तुम्हारा फोकस किस पे होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग, कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना, वो अप्रोच अपने को डेवलप करनी है। तो वो क्या होगा कि दिमाग खुलना स्टार्ट हो, तो वो नए क्वेश्चन आएंगे। जेईई के अंदर रिपीटेशन जो है, मतलब मेंस में आता है पर एकदम वर्ड टू वर्ड सेम कुछ भी नहीं आने, वो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहे, वो आपको नए क्वेश्चंस की आदत आपके ब्रेन को होनी चाहिए।
वो भी ध्यान बोल रहे हो आप। एक इस महीने में जो भी चैप्टर कवर हो रहे हैं जिन भी सब्जेक्ट में, उनको फुल एंड फाइनल कंप्लीट करना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। अभी इसमें इस महीने में ये नहीं सोचना है कि मेरे को मेरा काइनेमेटिक्स वीक है तो मैं काइनेमेटिक्स पे काम करूंगा। इस महीने में हमें ये सोचना है कि मेरे इस महीने में जैसे थर्मल फिजिक्स कंप्लीट हो रहा है, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो रहा है, दिस सेगमेंट विल गिव यू द मतलब 30 क्वेश्चन तो ये दे रहे, 10 क्वेश्चन तो इनमें आने वाला है। तो थर्मल फिजिक्स मेरा पूरा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, मॉडर्न फिजिक्स मेरा पूरा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, EMI AC EM वेव्स ये 3 4 5 ये क्लस्टर बनता है, वो 2-3 क्वेश्चन देता है। तो ये मेरे ऐसे होने चाहिए कि इनमें इनको रिवीजन का टाइम नहीं भी मिले तो भी मेरा काम हो जाए। तो अक्टूबर मंथ में जो हमारे टॉपिक वीक रह गए हैं उनको हम रिवाइज करें, पर सितंबर के 15 दिन में क्या करना है, जो भी टॉपिक अभी चल रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, इनके रनिंग टॉपिक्स को पूरा कंप्लीट करना चाहिए। उनके PYQ कंप्लीट होने चाहिए, उनके मॉड्यूल क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए, मतलब वो पूरे डन, उसमें हमारा कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। अगले महीने में जब आपको 15 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाएगा, तो 15 दिन का ब्रैकेट आपके पास में है, उसमें उठाओ ना आपका वीक टॉपिक, जो वीक चैप्टर्स थे, जो आपको रिवाइज करना था या जो आपका बैकलॉग है। और उस टाइम पे दिवाली का वेकेशन भी आया ना, इस बार दिवाली वेकेशन में कहीं घूमने जाने ही नहीं है हमें, और ये फॉर श्योर है। अगर इस दिवाली वेकेशन में भी आप घूमने जा रहे हो तो फिर जेई को भूल जाओ। तो इस दिवाली वेकेशन में हमें कहीं जाना ही नहीं घूमने, हम घर पे हैं या चलो हमने हमारे नेटिव प्लेस पे गए तो भी वहाँ बुक लेके तो जाएंगे। तो वहाँ पे हमें उस टाइम पे उस बैकलॉग को कंप्लीट करना है, और वो 15 दिन के ब्रैकेट में सारा बैकलॉग अपना कवर हो जाना है। अभी के ये जो 1 महीने का पीरियड है, इसमें कौन से चैप्टर पे ज्यादा बढ़िया से मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिसंबर में नवंबर में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मेरा थर्मल फिजिक्स मुझे रिवाइज करना है, मेरा वो वीक है, नहीं वो नहीं होना चाहिए। मेरा थर्मल फिजिक्स कंप्लीट है, सिर्फ मुझे उसका सिनॉप्सिस रिवाइज करना है, मेरे इस पर PYQ कंप्लीट है। ये समझो कि तुम्हारा क्रैश कोर्स इस महीने से चालू है, तुम इन चैप्टर को क्या कर रहे हो पूरे कंप्लीट, PYQ मॉड्यूल जो भी तुम्हारे को जो बाकी चैप्टर में कर रहे हो वो सब कुछ इस महीने में बढ़िया से कंप्लीट करो। कि थर्मल के 3 क्वेश्चन आए, मॉडर्न के 3 क्वेश्चन आए, EMI AC के, सेमीकंडक्टर के इसके 3 क्वेश्चन आए, तो मैं आराम से निपटा के जाऊँ। तो 40% में तो इसी महीने में कंप्लीट हो। सेम विद द मैथ्स, सेम विद द कैम, जो भी इन महीने में चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं उनको एकदम बोलते ना अंदर घुस के कंप्लीट कर दो खत्म, कि ये हमारा जीवन में अच्छा है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अगले महीने से क्या करना है, जैसे वंस द पोर्शन इज एंड, तो क्या करना है, जो चैप्टर है, हाँ इस महीने में अगर कभी टाइम मिले तो जो जस्ट कंप्लीट हुए चैप्टर थे उनको भी साथ साथ में लपेटते हुए, ठीक है, यहाँ ये भी कंप्लीट एक सर्कल बड़ा होते जाएगा कि हाँ इसमें चैप्टर ये डाउट्स का अगले वीक में मैं अगले लेक्चर में हम KTT चालू करेंगे कंप्लीट। उसके बाद में आपके आसन डिवाइस को सॉल्व करके सारे इसमें स्पेशली फॉर द थर्मल फिजिक्स, अगर हमारे को 15 अक्टूबर के पहले टाइम मिला या क्रैश कोर्स के पहले टाइम मिला तो हम स्पेशल डाउट सॉल्विंग लेक्चर रखेंगे। अगर नहीं मिला तो वो डाउट नंबर में ले लूंगा आपसे, और इसका जो क्रैश कोर्स होगा उस क्रैश कोर्स में जो है वही क्वेश्चन जो है हम डालेंगे पेमेंट जिसमें आपको डाउट्स, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट कंप्लीट हुआ है तो इसमें टॉपिक वाइज रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो जो डाउट वाले समय वही हम क्रैश कोर्स में लेंगे।